watching the urban debate on Magic Bricks now. In a terrible, unfortunate incident, a 7-year-old child has passed away after a karate competition held in a Greater Noida school. While parents claim that little Ghazal succumbed to injuries that she suffered during her karate match, the school, however, maintains that the girl complained of a headache after the match, was given medical help immediately. Now the parents have started a campaign against the DPS World School, demanding justice. The DPS school, on the other hand, has sent us a response saying that they did everything as per what should have been done, and they took the child to the hospital, but unfortunately the child did not survive. Whose responsibility is it really to maintain the health and the safety of our children when they are in school? Can a school simply wash its hands of its responsibility? That's the question we're asking this evening. Joining me on the show are Ghazal Yadav's parents, who join us in Delhi. We also have an entire group of people who support the parents right now, who join our reporter Deepa Rana in Delhi. Joining me in the studio, Divya Punjabi, who is the culture custodian of Billabong High School. I'm very glad to have her here. Yamini Abdi is an activist joining us in Bhopal. Dinesh Mishra is a child rights activist, and Dr. Sanjeev Mehta is a pulmonologist who brings in the medical opinion. I want to go first to the Yadavs, to the parents who have lost their child. Our heart goes out to you. My condolences for the pain that you are going through. But please tell us what happened. Tell us your story. हेलो हेलो मिस्टर यादव, इफ यू कैन हियर मी, आप बताइए कि क्या हुआ था। मैं आपको सुन सकता हूँ। मैम, हुआ ये कि मेरी बच्ची सुबह स्कूल गई और कराटे चैंपियनशिप था उसका, जो बेल्ट एग्जामिनेशन भी था। उस दिन उसको गोल्ड मेडल मिला और शील्ड मिली। उसके बाद दोपहर में स्कूल से फ़ोन आता है मेरी वाइफ को कि उसके सिर में दर्द है, और थोड़ी देर बाद दोबारा रिपोर्ट उनका फ़ोन आता है, बोलते हैं आप हॉस्पिटल को रश कीजिए। मेरी मैम मेरे को फ़ोन करके बोलती हैं कि आपको हॉस्पिटल बुलाया है। मैं जब हॉस्पिटल जाता हूं तो वहां पे देखता हूं कि सारे डॉक्टर्स, टीचर्स, सब लोग वहां शांत खड़े हैं। और ढूंढने के बाद एक जेंटलमैन जो हॉस्पिटल स्टाफ के थे, उन्होंने पूछा कि भाई हु इज़ दिस गाय। तो टीचर बोलती है ये उस गज़ल के पेरेंट है, मतलब उसके फादर हैं। तो वो उन्होंने कर्टन हटाया उसके चैम्बर का, और मैंने देखा मेरी बेटी खून से लथपथ, बिल्कुल सफ़ेद, जैसे एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाती है उस तरह बिल्कुल सफ़ेद वहाँ बेड पे पड़ी थी। मैम, उसको देखने के बाद मैं तो अपने होश खो बैठा। मैं मेरी बेटी के ऊपर ही पड़ के रोने लगा। तब स्कूल के टीचर्स ने मुझे वहाँ से संभाला। मैं बाहर आया तो मैंने उन्हीं जेंटलमैन की तरफ देखा अपनी क्वेश्चन वाली आंखों से। तो उन्होंने मुझे सीधा जवाब दिया, सर आपकी बेटी यहाँ आने से पहले मर चुकी थी, हम कुछ नहीं कर सके। उसके बाद मैम मुझे टीचर्स ने बिठा दिया बाहर, और मैं वहाँ पे रोता रहा। इन बिटवीन स्कूल की तरफ से एडमिन टीचर है करुणा, मिस करुणा, वो कुछ ज़्यादा ही फ्रेंडली है मेरे साथ। वो आई, मेरा हाथ पकड़ा, बैठ गई मेरे पास और बोली, सर अब बिटिया तो आ नहीं सकती वापस, और ये वो अब हमने पूरी कोशिश करी। विद इन 11 मिनट्स वी रीच हॉस्पिटल और सब कुछ, और बोले अब बेटी को ले जाना है तो हमको ये एप्लीकेशन एक साइन करनी पड़ेगी। उन्होंने थोड़ी देर बाद मेरे पैर पर एक डायरी पे एक पेपर रखा, जो एप्लीकेशन थी, मेरे से उन्होंने साइन लिए उस पर। उसके बाद अनान फनान में मेरी बेटी को मेरे को सौंप दिया। मेरे को एम्बुलेंस में बिठाया, पीछे से मेरी बेटी को लेटाया और मैं घर ले आया। घर लाने के बाद मैं अपनी जो भी नॉर्मल चीज़ें थी उनमें लग गया, मेरे को कैसे क्या करना है सब चीज़ें। और 2 टीचर्स, एक सीमा हैं जो हमारे ऊपर ही रहती हैं, और करुणा मैम, दोनों यहाँ आकर मेरी वाइफ को इस तरह ट्रीट कर रही थी जैसे शायद इस सारे इंसिडेंट के पीछे मेरी वाइफ जिम्मेवार है। उसको बता रही थी कि भाई आपकी बेटी को दिखता नहीं था, आपकी बेटी कमज़ोर थी, आपसे मैं नाराज़ हूँ, आपने उसको कराटे में आउटडोर एक्टिविटीज़ में कैसे जाने दिया, ये वो। मेरी बेटी मरने के बाद जब घर पहुंच जाती है तब टीचर आके सिंपैथी की बजाय ये सवाल पूछती है मेरी वाइफ से कि आपको पता था आपकी बेटी बीमार है, आपकी बेटी आउटडोर स्पोर्ट्स के लिए सूटेबल नहीं है, तो आपने उसको क्यों भेजा। मैम, मेरी समझ में तो आता नहीं, क्योंकि मेरे सामने की बात नहीं है।
मैं मेरी बेटी का सारे लास्ट जो भी मेरे राइट्स थे वो पूरे करने के लिए उसको शमशान ले गया। जब मैं उसके मुंह में घी डालने लगा पंडित के कहने पर, तब मैंने उसके देखा उसका राइट साइड का मुंह वहाँ पर स्वेलिंग थी। मेरे मन में थोड़ा सा डाउट आया, बट वो डाउट जो उन्होंने मेरे को कन्विंस कर रखा था, सबने मिल के एक फिल्म स्टोरी गा रखी थी, उससे बड़ा नहीं था। मैंने अपनी बेटी को दाग दे दिया और मेरे लिए पॉसिबल भी नहीं था कि मैं मेरी बेटी को लकड़ियों से उठा के लाता। उसके बाद मैंने रिवर्स इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी, पता करना शुरू किया कि एक्चुअल में मेरी बेटी के साथ हुआ क्या था। तो मुझे पता चला कि इसमें स्कूल मैनेजमेंट की प्रॉपर नेग्लिजेंसी थी। उनको पता होने के बावजूद कि गज़ल को दर्द हो रहा है, उनका फ़ोटो सेशन, उनका कराटे ट्रॉफ़ी का सेरेमनी, प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी, ये सब चीज़ें वो ज़्यादा ज़रूरी थी, ना कि मेरी बेटी को हॉस्पिटल ले जाना, इलाज कराना। Well, I want to just put out to our audience that DPS World School Noida Extension sent us this response when we asked them about the case. They said reports regarding any other cause of death, including negligence of the school, are wholly incorrect. The fact is there was no external injury on the body that could be confirmed by the hospital's medical records. Allegations that the student met with an injury during the optional basic karate training of the school was completely false. We had certified professionals there that are wholly unfounded. They said the karate training was completely non-combative and non-dual exercises. They said available footage provides conclusive evidence that Ghazal was active and did not receive any injury during these exercises. And it would be relevant to add here that she had in the past complained of headaches, and her mother had been duly informed that she had frequent headaches that one of her neighbors also knew. All of the school staff acted in a responsible manner and took timely action. This has come from the principal of DPS school. यादव जी, स्कूल का कहना है कि गज़ल को प्रीवियसली काफ़ी हेडेक्स होते थे और उन्होंने आपको बताया था। क्या आप इस बात से सहमत है? ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं है और ये गलत है। ये चीजें जो आपने अभी बोली कि हमारी किसी नेबर को पता था, पहली बात तो ये है कि किसी नेबर को क्या इंटरेस्ट है मेरे बच्चे के सिर दर्द से या पेट दर्द से, जो स्कूल के मैनेजमेंट को बताने जा रहा है कि भाई गज़ल के सिर में दर्द रहता था। हमने किसी को क्लेम नहीं करा, हम किसी के पास दवाई मांगने नहीं गए कि मेरी बेटी को सिर में दर्द हो रहा है, आप हमारे को दवाई दे दो या क्या दे दो। तो स्कूल को मेरा पड़ोसी बताने चला गया कि भाई गज़ल के सिर में दर्द होता है और इस वजह से वो आपके स्कूल में मर गई। मैंने मेरी बेटी को भेजा स्कूल में पढ़ने के लिए, मारने के लिए नहीं। और स्कूल मैनेजमेंट बोलती है मेरे को कि आपकी बेटी के सिर में दर्द हुआ और मर गई। सबके सिर में दर्द होता है, इट मीन सभी मर जाएंगे। स्कूल मेरी बेटी को सिर में दर्द हुआ और स्कूल मैनेजमेंट में डायरेक्टर लेवल तक का आदमी उसको उठा के हॉस्पिटल ले गया सिर्फ सिर दर्द के लिए। Well, these are pictures on your screen right now of little Ghazal on the day that she passed away. And this is a shocking incident that sends shivers down my spine of something like this could actually happen. I want to bring in Dr. Sanjeev Mehta. Dr. Mehta, a child that had a headache, could that lead to the child having passed away in less than an hour? Yeah, Faye, my heart goes out to the family, to the parents, and this is an extremely unfortunate incident. Purely from the medical standpoint, I think the data to reach a conclusion is inadequate. It needs further investigations. Can a child suddenly pass away? Well, there are conditions such as aneurysm of the arteries. That means one of the blood vessels which is going into the brain could be by birth defective. That could explain previous headaches, and one of these arteries can have an aneurysmal rupture and can go. Having said that, there is no evidence that that is what happened. We have absolutely no evidence if the child had an epileptic fit, whether there was a medical issue. Of course, it will always stand to conjecture whether there was an injury. Now, I don't think that's hard to prove. A, from the medical records, you can easily see if there were injuries. B, I'm sure there will be a lot of
eyewitnesses. This was ultimately something that did not happen in isolation. There were many witnesses. I'm sure somebody would be able to corroborate either of the two. But to answer your question, yes, it can happen. But at the same time, an injury and even a minor injury which looks very minor on the outside could have an unfortunate larger injury on the inside of the brain, and you would not see anything. Now, unfortunately, as I said, there was no MRI which we can document, but if the child arrives dead into a hospital, then usually we would ask for a post-mortem. Again, we don't have any data of that either. So at this moment, I do not have enough to tell you what could have certainly happened, but I think it needs investigations with an appropriate team to guide us as to what could have happened. Well, as far as the post-mortem is concerned, this is what the response says. This is what the response from the school says. On arrival, this is the response from the hospital on arrival, that she was gasping in a condition with no pulse, no respiration. She had dilated pupils. Immediately a code blue was declared and the cardiac pulmonary resuscitation was initiated in the code blue team. Despite all efforts, the child could not be revived. There was no time for an admission process. The doctors advised a post-mortem, but the father refused a post-mortem. This is Dr. M. Meenakshi, Kailash Hospital, Greater Noida. यादव जी, अस्पताल का कहना है कि आपने पोस्टमार्टम करने से मना किया था, कि ये सच है? मैम, मैं आपको सुन पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ. मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ. आपने बताया डॉक्टर हॉस्पिटल की रिपोर्ट बताती है मेरी बेटी की सांसें बंद थी, उसको रिवाइव नहीं किया जाता. शी वाज ब्रॉट डेड इन हॉस्पिटल. ऐसा ही आप बोल रहे हैं? ऐसा ही रिपोर्ट बोल रही है? ये अस्पताल की रिपोर्ट है सर. हॉस्पिटल के अंदर आई नहीं तो हॉस्पिटल की रिपोर्ट है. जब वो हॉस्पिटल के अंदर आई तो हॉस्पिटल ने क्या डॉक्यूमेंट्री करी उसको इन करने की? और अगर वो इन कर लिया तो उसको आउट करने के लिए उसकी क्या डॉक्यूमेंट्री थी? मैंने तो कोई पेपर नहीं लिखा. मेरे से किसी हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने बात नहीं करी कि आप पोस्टमार्टम कराना चाहते हो या नहीं. कैलाश हॉस्पिटल नहीं है ऑथराइज पोस्टमार्टम करने के लिए. पोस्टमार्टम करने के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑथराइज है. मेरी मेंटल सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि मैं वहां बैठ के लीगल और इलीगल चीजें देखूं कि भाई मेरी बेटी मरी कैसे, क्या. मैं तो मेरी बेटी का खून देख के बेहोश सा हो गया था. एक पेपर, व्हाइट पेपर, स्कूल मैनेजमेंट प्री कास्ट, उसमें प्री टेक्स्ट एक पेपर लेके आती है मेरे पास और बोलती है सर आपकी बेटी को ले जाना है, साइन कर दो. मैम, ये सब चीजें आप जरा बताइए. उस टाइम मेरी कंडीशन होगी क्या मैं वो चीजें पढ़ता? मुझे मेरी बेटी ले जानी है, मुझे क्या पता उन्होंने पोस्टमार्टम करना है या उनके हॉस्पिटल. जब मेरे को बोल रहे हैं कि आपके हॉस्पिटल में आने से पहले ही मर चुकी थी, तो हॉस्पिटल ने करा क्या उसमें? हॉस्पिटल की ड्यूटी बनती है वो पुलिस को इन्फॉर्म करती. स्कूल की ड्यूटी बनती है कि पुलिस को इन्फॉर्म करती. नोबडी इन्फॉर्म टू. 16 मिनट तक मेरी बेटी वहां पे वो दिखाते हैं रिकॉर्ड में 1:25 पे इन हुई है और 1:41 पे डेड डिक्लेयर किया है. मींस 16 मिनट के अंदर हॉस्पिटल के पास ब्रॉड डेड आई थी. हॉस्पिटल क्या उसका डेट ऑफ बर्थ और बर्थ सर्टिफिकेट की और सारी चीजें चेक कर रहा था? क्या कर रहा था हॉस्पिटल? कि वो उसके पास इतना टाइम नहीं था. वो केस रजिस्टर करता, अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर इन करता, प्रॉपर वे में आउट करता. मेरी सिर्फ मेंटल सिचुएशन का फायदा उठाने के लिए हॉस्पिटल और स्कूल दोनों ने मिलकर एक छोटी सी प्लेन पेपर को एक एविडेंस के तौर पे खड़ा कर दिया कि मैंने पोस्टमार्टम के लिए मना किया. मेरे से किसी ने नहीं पूछा कि पोस्टमार्टम करना है नहीं करना, और ना मैं इस कंडीशन में था कि मैं बोलता कि जी आप मेरी बेटी का पोस्टमार्टम करो. I just want to point out to our audience that we asked the school to come in. We asked the school to come in and talk to us. They refused to come in. They sent us this cold piece of paper justifying their actions and denying all allegations. They have not come forward and they have not cleared the name. The school has not been part of this conversation. I want to point out. I want to go across to Deepa, who is sitting with an entire community of parents who support the Yadavs right now, who understand their pain. These are their neighbors who have come forward and said that we support the Yadav and we want punitive action against the school. Deepa, you're sitting with people who believe that the school here actually messed up and the school should be accountable. Let's hear some of those voices. Sure, Faye. I'll, give the mic to Mr. Abhishek, who is questioning the school authority as well as the medical aid which was given to Ghazal before taking her to the hospital.
Abhishek ji. Well, ma'am, I have just couple of observation and one very, very simple question. My observation is that a grieving father was tricked into signing a piece of paper, a plain sheet, which was later on shown as a declaration wherein they said they would opt out of the autopsy of their child who was dead by then. Wasn't there a process of the hospital in place? If there was, it wasn't followed. That was one. Later on, when we went to the school, we spoke to some of the parents whose kids were present out there when this karate practices were going on. And they very clearly told us that their kids have told them that they have seen Ghazal falling down and school is denying it vehemently. Why? What is it that they are hiding? What happened between the period when she fell down and by the time she was actually given the medical aid or probably thought of giving a medical aid? Why did they waste that time? What happened between that? We just want to know the truth. We just want to know the truth. I want to go back to the Yadavs right now. Mrs. Yadav, आपकी दुख हम समझने की कोशिश कर रहे हैं और डीपीएस एक बहुत बड़ी स्कूल है. ऐसे काफ़ी सारे बच्चे जाते हैं डीपीएस में अक्रॉस द कंट्री. पूरे देश में डीपीएस के स्कूल से बहुत 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 बच्चे जाते हैं. आपने जब अपने बच्चे को डीपीएस में भर्ती किया तो आपकी क्या उम्मीद थी इस स्कूल से? उसको एडमिशन दिलाने के पीछे हमारा मेन एम यही था कि उसे एक अच्छी एजुकेशन मिले, एक सेफ सर्कल मिले और सबसे मेन चीज़ थी ये स्कूल हमारे घर और मेरे हस्बैंड के ऑफिस के बिल्कुल पास में था ताकि हम कभी भी ज़रूरत पड़ने पर एकदम से पहुंच सकें, स्कूल पहुंच सकें, अपने बच्चे के लिए हमेशा अवेलेबल हो. सिर्फ ये मेन रीज़न था कि हमने गज़ल का एडमिशन डीपीएस वर्ल्ड स्कूल में किया था. न्यू स्कूल होने के बावजूद इसमें एडमिशन के पीछे यही रीज़न था क्योंकि उन्होंने हमें प्रॉमिस किया था कि हमारे पास मेडिकल एड है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए एक अच्छा बैकग्राउंड है, एक सेफ प्लेग्राउंड या फिर एक सेफ प्लेटफॉर्म है जो कि आपकी बच्चे के लिए उसकी ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा. और जो प्रॉमिस चीज़ें थी, जो स्कूल ने जो प्रॉमिसेस किए थे, वो सारे हमें लगे कि वो वहाँ पे कुछ भी नहीं था. उनकी नेग्लिजेंस की वजह से आज मैंने अपनी बच्ची खोई और आज वो बोल रहे हैं कि उसको चश्मा था या उसको सर दर्द होता था, उसकी वजह से उसको मैंने कराटे में क्यों डाला. अगर ऐसा था तो पिछले स्कूल्स में, पिछले जो उसके स्कूल थे, उसका जो पिछला रिकॉर्ड है उसमें कैसे उसको इतने मेडल्स मिल गए. वो सिर्फ एक सेकंड स्टैंडर्ड की स्टूडेंट थी, उसने इतने क्लासेस भी अटेंड नहीं करे जितने उसके पास सर्टिफिकेट्स और गोल्ड मेडल्स हैं. वो हर क्लास में, हर एक्टिविटी में टॉप करती थी. जब कराटे में उसको सेलेक्ट किया गया, उसके बाद जब कराटे में उसने 4-5 इवेंट्स किए, परफॉर्म किया, तब स्कूल मैनेजमेंट को या कराटे टीचर को नहीं दिखा कि उस बच्चे में कोई प्रॉब्लम है या फिर उनके पास कोई वो रूल्स नहीं है, कोई प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं है कि हाँ इस बेस पे हम एक बच्चे को सेलेक्ट करते हैं अपने प्रोग्राम के लिए, अपने परफॉर्मेंस के लिए. तब उन्हें नहीं पता था कि गज़ल चश्मा लगाती है. गज़ल को स्पेक्स पिछले 3 साल से है, उसको 1-2 दिन में स्पेक्स नहीं लगा था. आज टीचर्स आके मुझे ब्लेम कर रहे हैं कि उसके सर में फ्रीक्वेंट सर दर्द होता था. शी हैड फ्रीक्वेंट हेडेक्स. नो, इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग. उसको फ्रीक्वेंट हेडेक्स नहीं होते थे. और अगर आपको लगा कि उसको हेडेक्स होते थे या स्कूल में अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम थी तो क्या वो एब्सेंट रहती थी? आप उसका रजिस्टर चेक करके मुझे बताइए वो कितने दिन एब्सेंट रही. क्या कभी कैलेंडर में मुझे नोट भेजा गया कि हाँ गज़ल की तबीयत खराब है या उसको हेडेक है और आप प्लीज प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट दीजिए या कुछ? मुझे कोई रिटन एप्लीकेशन स्कूल की तरफ से नहीं मिली, कभी भी नहीं मिली. Divya Punjabi of Billabong High School, there is a responsibility that the school has here that the school is shirking. The school had a responsibility for the safety of this child. Not only did they shirk that responsibility, they failed the students, they failed the parents. And now for parents who are going through what they're doing, not only they made the father sign something that took away his rights,
and now they're blaming the mother. Can there be anything worse than what we're hearing come out of this school today? I think it's a very sad thing that, we've not been able to take care of a young child. I think as educators, as adults of this country, I think we really, really need to take responsibility for everything that we do. I think it's important that schools don't get NOCs if they don't have something like a sick bay, where you have a nurse constantly on call who is there available for children, because these emergencies can happen anytime. Because the minute you've lost the golden hour, this is what is going to happen. And I mean, really, really What is a hard. school's responsibility, Divya? One is to provide immediate care. So a school, that's what I'm saying, as a part of the infrastructure, they have to have a nurse who is available throughout the school hours, so that if there is something, a medical emergency, they are attended to. You don't have to wait to go to the hospital. So I think the school has to take responsibility, even checking the medical records, your health forms, so that not at the end of it you're telling the parent that this is what is happening. Just as you're tracking the academic records, we need to check even their medical records. But, I want to bring in Yamini up here. Yamini, the school seems to be at this point, and this is the most appalling part of everything they have done. They've done a lot of appalling things, but blaming the parents, blaming the mother, saying that you knew your child was weak. Why did you put her in karate classes? Obviously shows they have something to cover up. Let's go legal. Exactly. What I say, let's go legal. One, there was no nurse or doctor available at the site of games. Number two, no medical treatment, medical checkup was ever done before. Go ahead. I can't hear you, ma'am. I can't hear you. Yeah, let me talk. Let's go legal. Go ahead, Yamini. Hello? We can hear you. Go ahead. Yeah, let's go legal. There are some legal lacunas which I can see, One, there was no medical pre-checkup done before the child was allotted for such a severe kind of physical exertion. Number two, what medical checkups they had regularly for the kids who are working for these games, They are using kids for their fame. They are using the facilities to lure the parents. And secondly, one very important thing we missed, there was no postmortem done, and the parent is asked to sign that he doesn't want. Is it the legal system says? Legal system is that if within 48 hours of admission or before the admission the patient dies, one has to go for the legal procedures, and that is the postmortem. What business a school has to get it right? No, we don't want postmortem. This cannot be a way. That means the hospital is also to be blamed, That also becomes a party for such kind of things. What business hospital had to take, They cannot ask, we don't want postmortem. It's not an optional procedure. I kill my daughter-in-law, I don't want postmortem. Postmortem is there to detect the antecedent cause of death. If there is an unnatural death, one has to go for the postmortem, So many lacunas are there. The system has to be examined, and I think there are lacunas, not only lacunas, there are people who are involved in hiding this crime. There's obviously a cover-up on right now. I want to go back to Deepa, who's still sitting with the group of people who are supporting the Yadavs. These are their neighbors, people who live in their building. Deepa, are there more voices there? Can I come in? Yes, Dr. Mehta, I'll come to you immediately after this. I want to hear more of what evidence the neighbors have collected, and I think you'll be interested in this as well. Deepa, go ahead. So I have Madam Shweta with me, who is questioning the teachers as well as the medical aid which was provided before taking Ghazal to the hospital, and Sunita, who is the aunt of Ghazal, and she's questioning the behavior of teachers during the time they had come home. Shweta? Sure. Though we have lots of questions, we want answers to them from the school management, and which the school management is certainly not providing to us. But I just wanted to know, as the school claims they are well equipped with the complete medical facility to take care of the children, who were the medical officers available in the school at that time? Who must have monitored the vitals of Ghazal, who must have come to this conclusion whether she is actually in pain or what is the severity of her pain? The school is not giving us these answers.
Yeah, sure. Let me tell you one more thing, ma'am. Only जब headache cannot गजल cause की death. टीचर्स घर That आई too, they are हैं claiming जिस that टाइम regular गजल की डेड headaches were बॉडी there. सामने पड़ी If थी, regular headaches वो are there, उसको देखने One भी नहीं second, दे Yamini, रही one थी, second. उनका बस चलता तो वो शायद घर तक भी नहीं आने देती। उनका जो बिहेवियर था, लिफ्ट के आगे खड़ी हो गई है, हर आने जाने वाले बंदे को उन्होंने रटाया, जो उनका चैप्टर लर्न करके आई हुई थी, सबको एक ही बात बोलना, जिससे सबके मन में डाउट डाला कि ये हमसे कुछ छुपा रहे हैं। हमने उनको इतना कहा, सिर्फ रिक्वेस्ट करी कि प्लीज हमें सच बताइए, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं हमारे बच्चे के साथ क्या हुआ। उस टाइम अगर वो हमें बता देते तो हमें इतना बड़ा कुछ करने की जरूरत नहीं थी। सिर्फ हम अपने बच्चे की सच्चाई जानना चाहते थे कि वो उस टाइम क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। Faye, and the last question is by Mr. Jay, who is questioning the administration and the police because parents have reached out to the police and FIR has been lodged in the same. However, the police has also not taken any action on the same. So as we heard that Mr. Doctor said that incident was not happen in the isolation. So there should be some evidence would be there, some eyewitness would be there. And Madam said that school has denied to participate in this debate. So it clearly says that the school has some guilty somewhere. And I want to understand now from last 10 days what administration is doing, what police is doing. We can catch the culprit in a 2 day. What way the India is going in this way? If we will take all the cases, these cases, type of cases along, people will not go for the justice. Absolutely. Where is the justice? Where is the justice for little 8-year-old Ghazal Yadav? I want to go back to Dr. Sanjeev Mehta. Dr. Sanjeev Mehta, you've heard what everybody said right now. It couldn't have been a headache. And if it was a headache, it was the school's moral responsibility to have someone there to check her vitals and to move her to a hospital as soon as possible. I mean, I completely agree with you, Faye. I think there are too many black holes in this whole discussion. For example, if the child had a headache, from the point of the headache being noticed to the point the child was brought to the hospital dead, what was the sequence of events? I don't think this is difficult to document, and it will shed a lot of light. But the important thing, and I'm not a legal expert, so please don't hold me to this, but to the best of my knowledge, it is not the prerogative of the school to deny or to get a letter I which don't says, expect I do any not want a documentation postmortem. because hospital was a party I, as a of all doctor, this. if I No. Dr. Sanjeev Mehta, just answer this, and I'm sure everybody's interested in this Correct. answer. So Dr. if I Mehta, may say, if I who understand- signs a paper, Dr. Mehta, saying that I don't want a postmortem? Is that common hospital practice that when a parent has just Correct. been informed of the loss of their child, Correct. that they put a paper in his So face to the- that says, please sign this immediately? It is illegal. It is absolutely illegal. One cannot One second, go ahead Yamini. this way. Yes. Dr. Mehta. Yeah, I don't think this is valid at all. So whenever we have a patient, and this happens, we get people who come to the hospital, they're dead on arrival, we insist on a postmortem. It is so important for the hospital to get a postmortem. If the family refuses, they are supposed to go, to the best of my knowledge, to the local police station, give a declaration. The police then will release the body and then ask us to give the most likely cause of death. I don't think, and I'm not so sure about what's going on. No, a single letter by a parent not right. saying that I can do it, to the best of my knowledge, it doesn't hold. Exactly. Yamini, Exactly. That's what I'm saying. My God, that you is have to have a absolutely police. unfair. So It we doesn't always happen this notify way. the police. This is what I do. Notify the police and ask That's what for I'm a saying. postmortem. That you have to Listen, go to the the police and get a postmortem is release. conducted by the police. Yeah. It's not the Yeah. parent who gets it The done. doctor cannot. The postmortem, you need to call the police immediately. Dinesh Mishra, who's a child right activist. No, that's what I'm saying. There are That parents there need. are I think rights there's a here, little Dinesh Mishra, miscommunication. that have been violated tremendously, Dinesh. एक्चुअली हम जब मैं पिछले 14 साल से बच्चों के साथ में काम कर रहा Exactly. हूँ The और police is supposed to be informed. It was not informed. Huh.
दिनेश यामिनी जो बोल रहे हैं वो काफ़ी हद तक सही है कि पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। साथ ही साथ हम जब देख रहे हैं पूरी सोसाइटी में कि एक असंवेदनशीलता का माहौल पूरी सोसाइटी में दिखता है, वही उसी तरह का वातावरण उस स्कूल में भी हमें देखने को मिला जहाँ पे एक केस हुआ है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि जब कोई चीज़ बीत जाती है, हो जाता है, उसके बाद में हमेशा ये बताया जाता है कि इसमें आपकी गलती है, पेरेंट्स की गलती बताई जाती है। बच्चा जब आपको बोल रहा है कि उसके सर में दर्द है, तभी उनको वहाँ पे सुनना चाहिए था। पर यहाँ पे ये देखने को मिला, जैसे कि यादव जी ने भी बताया, कि ट्रॉफी लेकर के चलना, ट्रॉफी लेना है या फिर उनको अवार्ड सेरेमनी करना है, ये सब करने की बजाय मतलब मैं ये मानता हूँ कि कहीं पे चाइल्ड राइट्स का वायलेंस हुआ है और बच्चे को इसमें दिनेश मिश्रा क्या एक्शन लिया जा सकता है? पुलिस एक्शन लेना चाहिए, जैसे यामिनी ने बताया कि पुलिस एक्शन लेने की जरूरत है और कंप्लेंट करने की जरूरत है। पोस्टमार्टम होना ही चाहिए था, पोस्टमार्टम नहीं हुआ, ये सबसे बड़ा मतलब मुझे तो बहुत फील हो रहा है कि ये काफी बुरा हुआ। इट्स रूल या अंडर जेजा एक्ट उनके ऊपर केस होनी चाहिए। यादव जी बोलिए। मैं 1 मिनट लेना चाहूंगा। व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, व्हाट पुलिस इज गोइंग टू गेट। यादव जी बोलिए। यादव जी मैम 1 मिनट लेना चाहूंगा। हाँ, ले लीजिए। बच्चे को सिर का दर्द होने के बाद टीचर को बताना और थोड़ा टाइम लग जाए। बच्चे को कंटिन्यूअस 2.5 घंटे से सिर में दर्द है, अकॉर्डिंग टू सीसीटीवी फुटेज। वो सिर के दर्द को क्लेम कर रहा है, अपनी डायरेक्टर को बोल रहा है, डायरेक्टर पुश कर रही है उसको। सब चीजें होने के बावजूद उसको वहां से क्लास में अकेला भेज दिया गया। क्या टीचर का सपोर्ट जरूरी नहीं था? उसकी क्लास टीचर उसको थोड़ी देर बाद वहां से लेके जाती है कि शी इज क्लेमिंग फॉर हेडेक, और कहां लेके जाती है पता नहीं है। उसके बाद क्या ट्रीटमेंट देते हैं किसी को पता नहीं है। लेकिन ठीक 25 मिनट बाद उनके सीसीटीवी फुटेज में दिखता है कि गजल को गोदी में उठाकर वो लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। पूरा स्टाफ, डायरेक्टर, प्रिंसिपल, क्या एक हेडेक के चक्कर में सब लोग भागे हैं? कुछ ना कुछ मेरी बेटी के साथ ऐसा हुआ जो स्कूल प्रशासन छुपा रहा है, जो सीसीटीवी फुटेज में अवेलेबल नहीं है। स्कूल बड़ा खुश होकर सीसीटीवी फुटेज दिखा रहा है कि ये जी हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है, आप देख लो उसके अंदर क्या है क्या नहीं। आप देखेंगे मेरी लास्ट पिक्चर जो बच्चे की हमने उसकी स्कूल के क्लास उसके कराटे टीचर से फोटोज रिकवर करी है, उसमें सभी शील्ड वाले बच्चे आगे बैठे हैं जिनको मेडल और शील्ड मिली है। एक अकेली गजल है जो सबसे लास्ट वाली रो में है, जहां पे वो खड़ी हो सकती है, वो वहां बैठी रो रही है। उसकी डायरेक्टर उसके साथ में खड़ी है। क्या उसको पेन नहीं हो रहा है टीचर को? क्या उसकी डायरेक्टर को पेन नहीं हो रहा है कि बच्चा रो रहा है? उसको सीवियर पेन होगा या कैसा भी पेन होगा, रो रहा है ना, उसको दिखता है ना, उसका अपना बच्चा नहीं है इसलिए उसको वहां पे फोटो सेशन दिख रहा है। अगर वही उसका बच्चा होता तो आई थिंक वो जूते चप्पल भी नहीं पहनती, लेके भागती अपने बच्चे को। कुछ ना कुछ इन्होंने मेरी बेटी के साथ गलत किया है। उस वीडियो सेशन से पहले जहां कराटे प्रैक्टिस हुई है वहां पर, और जो 25 मिनट इन्होंने क्लास टीचर जो इसकी चारू महेश्वरी है लेके गई है और उसके हॉस्पिटल ले जाने तक के बीच में, उसके दरमियान कुछ ना कुछ ऐसा मेरी बेटी के साथ हुआ है जिसकी वजह से मेरी बेटी आज मेरे पास नहीं है। उसको एक्सेसिव ब्लीडिंग हुई है मैम, ब्लीडिंग भी इतनी हुई है कि उसको स्कूल में धोया गया है। जब मैंने उसको वहां पे हॉस्पिटल में देखा था, शी वॉज वेट, उसके जो ब्लड यहाँ पे था वो वाश्ड आउट था। वो एक नॉर्मल ब्लड स्टेन की तरह के ब्लड आ गया, चमकता हुआ ब्लड नहीं था, वाश्ड आउट था। जब बॉडी को घर लाया मेरी वाइफ और मेरी सिस्टर ने नोटिस करा कि सारी चद्दर गीली थी, उसका सर गीला था। उसकी वो टीचर करुणा जो आज क्लेम करती है कि हमने ये करा वो करा, वो आके घर पे बोलती है कि गजल ने मेरे को ये शील्ड और मेडल दिया, बोला मेरी मम्मा को दे देना। क्या गजल को पता था ये उसकी आखिरी जर्नी है? क्या गजल को पता था कि ये सिरदर्द उसकी जान लेके जाएगा? हाउ कैन ही दैट लेडी से कि गजल ने उसको बोला कि भाई ये मेरी मम्मा को दे देना? गजल को पता था कि वो चली जाएगी। गजल वहां रोती रही, उसने बोला मेरे पापा से बात कराओ, किसी ने मेरे से बात नहीं कराई। मेरा ऑफिस स्कूल से आधा किलोमीटर पे है, मेरा घर 2.5 किलोमीटर पे है। स्कूल की फीस के लिए मुझे कॉल करती है टीचर्स, मुझे कॉल नहीं करा गया कि मैं ऑफिस से उठ के आ जाऊं। कराटे सेशन में उसको चोट लगी है, कोई बता नहीं रहा है क्योंकि वहां पे सीसीटीवी अवेलेबल नहीं है, हम क्लेम नहीं कर सकते। बट जो हमने इंक्वायरी करी है, जो हमारी इंटरनल वो हमारे पास वो डाटा है, जो हमने पूछताछ करी उसमें वो गिरी है। उसको स्कूल में ब्लीडिंग हो गई थी, वो भी बच्चे ने देखा है। सब कुछ स्कूल के अंदर हुआ है। सिर्फ हॉस्पिटल मैनेजमेंट उसको सपोर्ट करने के लिए उनके साथ मिलके एक फिल्म स्टोरी बना रहा है कि वहां पे ऐसा हुआ। हॉस्पिटल उनको प्रोटेक्ट कर रहा है, स्कूल वाले उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसी तरह काम चल रहा है। ये मेरे बच्चे की सेफ्टी है। मिसेस यादव, जब स्कूल वालों ने
आपको फ़ोन लगाया था कि आपकी बेटी को सर दर्द है, आप आके ले लीजिए उन्हें, तो आपकी बात हुई थी आपकी बेटी से? उन्होंने बात करवाया? हुई थी नहीं, उन्होंने बिल्कुल बात नहीं करवाई। मैम ने कहा कि सर दर्द हो रहा है तो इसके फादर लेने आ जाएं, और उसके जस्ट थोड़ी देर बाद कॉल आता है कि उसके फादर को बोलिए कि इमीडिएटली हॉस्पिटल रश करें। और बाद में जब टीचर घर आती हैं बॉडी के साथ, तब उन्होंने कहा कि गजल रो रही थी और उसने कहा कि मेरी पापा से बात करा दो। मैम, जब टीचर उसको 1:11 पे कार में ले गए हैं तो मुझे 1:20 पर इन्फॉर्मेशन क्यों आ रही है कि आप उसको हॉस्पिटल रश करो? मुझे क्यों नहीं बताया गया? जब स्कूल बोलता है 12:53 पे मेरी वाइफ को फोन करा, तो उन्होंने मेरे को फोन क्यों नहीं करा? मैं उसका बाप हूं ना। वो कैलाश हॉस्पिटल इतनी दूर ले गए उसको, बीच में आधे रास्ते में मैक्स हॉस्पिटल है जहां पे न्यूरो सर्जन बैठा है, वहां पे क्यों नहीं ले गए? उसकी टीचर बताती है कि टीचर ने उसके सिर पे हाथ रख के बताया ये नॉर्मल पेन नहीं है। कोई न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरो सर्जन किसी बच्चे के सर पे, किसी पेशेंट के सर पे हाथ रख के, जिसको 40 साल का एक्सपीरियंस है, वो ये नहीं बता सकता कि ये पेन उसको ज्यादा टीवी देखने से हुआ, सिस्टम पे काम करने से हुआ, या बॉडी एक्सर्शन की वजह से हुआ। किसी को नहीं बता सकता। मतलब वहां पे सारे साइंटिस्ट डीपीएस वर्ल्ड स्कूल के अंदर ही थे जो मेरी बेटी के साथ खेल रहे थे, मेरी बेटी की लाइफ के साथ खेल रहे थे। Divya Punjabi, the school has obviously messed up. The school has messed up, and there's a lot that needs to be answered. Yeah, there's a... Yeah, right. Karate robe. Sorry. In all these photographs, the last CCTV footage shown by the school, she was wearing that karate robe. It is very, very evident, and the school has also agreed to it, that there was a nosebleed which happened to Ghazal while traveling from school to hospital, and her entire dress was soaked with blood. But then when the father reached to the hospital and saw Ghazal for the first time, the robe was not there. The robe was missing. And finally, when they brought back the body to home, they could find a new karate robe put in the school bag of Ghazal. What happened to that old robe? If nosebleed happened, her school dress got wet by blood, where were the stains? I mean, how come the stains did not come on the karate robe? These are the questions. They are hiding something. They are hiding, and it's a criminal offense that they are basically has to take cognizance, doing. Maybe administration or the cops. Well, the police obviously have to get involved here. Dinesh Mishra, ये obviously police case है. जी. पुलिस को अभी सो मोटो एक्शन लेनी पड़ेगी ज़रूर लेना चाहिए स्कूल के खिलाफ। साथ ही में पेरेंट्स जो अभी वहाँ पे जब एक साथ आए हुए हैं, उन्होंने एक वहाँ पे आंदोलन खड़ा करने की ज़रूरत है बच्चों के अधिकार के बारे में और उनके संरक्षण के बारे में, क्योंकि इस तरह का जो वातावरण है वो काफ़ी हद तक बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और मैंने जैसे पहले भी बताया कि समाज में एक असंवेदनशीलता की भावना है और उसके चलते बच्चों का ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। हम बड़े हमेशा अपने इस्तेमाल के लिए हम बड़े अभी पुलिस को क्या मिलेगा? बॉडीज डिस्पोज्ड ऑफ, व्हाट यू आर गोइंग टू गेट? पर जिस तरह से उनके एविडेंस हैं जो जिन्होंने देखा है, सीसीटीवी कैमरा है, पब्लिक ने जो देखा है, बच्चों ने जो देखा है, उनसे बात करके जो मुद्दे निकलेंगे उसको लेकर के हम केस फाइल कर सकते हैं। पोस्टमार्टम एविडेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल एविडेंस व्हिच इज टू बी रिकॉर्डेड। पर अभी but you know whatever you may say, Yamini Abde, and I'll bring Divya in here, and I want a response here from the people who are sitting with Deepa right now. This school, if this school has actually committed negligence, then every parent with a child in this school deserves to know. Then every parent who is considering admission into this school deserves to know. This is a truth that has to come out. Deepa, obviously there are other parents there who have their children in the same school. I want to speak to some of them. How do they feel about this incident? Do they feel safe sending their children to the same school? I'll give that question to Jay. Yes, this is my humble request to all of you that please investigate this in a very detailed manner. All the things you will get in the school and capture all those culprits and get the things out. This is my humble request to get this out. Shweta, you are sending your children to school. How do you feel today?
See, obviously, this incident has raised many doubts in our mind. As a parent, we have also asked the same questions. What are the emergency procedures in my daughter's school? And thankfully, her school has responded back to me. You know, it's whatever efforts we all are doing, it's not about just one daughter. It's not about just only Ghazal. We want to know, we demand justice. We want to know what actually happened. And the school cannot run away from their responsibility. They cannot say this to their parents that you have signed a consent form for your daughter so that she can participate in any event. So what if parents are signing a consent form? We all as a parent sign so many consent forms to the school because the school made us sign those forms. But it is responsibility of the school to make sure that our child are safe and sound whenever they are in the school premises. And it is about the time that we demand justice for Ghazal. In fact, the police should have taken suo motu action and filed a case against the school. But the unfortunate truth about our schools, as parents, we should know this. Divya Punjabi, there is a regulation that says that teachers cannot beat children. But there is no regulation on first aid. There is no regulation on medical care. There is no regulation on how students should be treated in case of emergency. Is there, Divya? No, that is what I'm saying, that, you know, even when you give a no objection. No, but here I want to intervene. Let me tell you, there are Supreme Court के strict citations हैं जो ये बताते हैं कि custodian important है. Custodian is responsible for the mishap of the school. Right, go ahead. Or anything happens to the child, the custodian is supposed to take care of it and he is legally liable for that. Legally liable. Divya Punjabi. So exactly, that's what I'm saying, that if any school has to take a no objection certificate to run the school, this should be a very, very important parameter, that what is the medical facility that is provided in the school, and the school has to take responsibility for the children. Divya, any parent will tell you that schools send indemnity forms to parents to sign all the time. A parent on an average is signing a form a week that is being sent home from the school. Now, is it fair for the school to just sort of waive off all responsibility, saying, you've signed this form, so it's no longer my responsibility? No. The school cannot indemnify itself because the school is responsible for the safety and security of the children. But Ravi Nair is on the phone line right now. He's just called us. Ravi Nair, go ahead. Exactly. Yeah, first, my sympathies to Ghazal's father. We are all responsible for creating sort of schools all over the country. Schools have now turned into actually a money-making and a business sort of a racket here. Now, my question here is, why did the school not call her parents when she was injured and when they saw her bleeding? Why did they wait for the prize distribution to get over? These schools have become really, they have become so over-enthusiastic to glamorize the schools with karate, boxing, dancing, and various unprofessional, with such unprofessional coaching. Exactly. What they do is that they put a massive, big-time professional photograph there and say that this person is going to come and teach you. And ultimately, you don't find that person for months together and coaching. It's the lower-down staff or some small-time sports person coming and training there. My issue here is, what should be done is that when the child performs, they take the credit by putting up banners and posters, and they say that it is my school student. Now, why can't they take the responsibility for the negligence? The school, the management, and the principal and the teachers should be arrested overnight. Should be arrested overnight. I want to go back to Dr. Sanjeev Mehta. Dr. Mehta, from everything you're hearing What right arrested? now. Let me tell you one thing. Negligence sections are so tiny. You are not going to get anything out of it. Negligence is tiny offense. What IPC sections you are going to put? They are very tiny. Negligence has nothing to. Dr. Mehta, from what you're hearing so far, Yamini, one second. Yamini, one second. Going to get justice in the situation. Yeah. Dr. Mehta, from what you're hearing so far, there seems to be a lot of grey areas that are being hidden by the school. Yeah. I completely agree. I think I have 3 points to make. One, we need a detailed inquiry about what happened in school. There should be a complete corroboration. There's a lot of gray area, as you said. We don't know what happened. We need to know. One.
Two, I really want to know what happened in the hospital and why a death certificate was issued without a postmortem. And third, I want to use the services of your channel, yourself, to ask for a medical audit of all the schools, of all the first aid facilities that they have, so that every parent can at least feel reassured that there is a safety in net for their child, and use this opportunity to get some kick start on that process. I think medical safety is completely ignored in schools, and that should be really brought to the fore. Dr. Mehta, Mr. Yadav, who is Ghazal's parent, brought up a very, very important question. He said that one of the teachers placed her hand on the child's forehead and decided whether this pain that she was facing, that she was feeling, was normal or not normal. What sort of medical, treatment or expertise allows a person to, make a decision like that? No, nothing at all. I mean, I can hear it. But I'm getting a lot of discordant sounds. Somebody says the whole pain was for 2.5 hours. If it's 2.5 hours, it's too long. What were they doing for 2.5 hours? If it is only 10 minutes, it's a different matter. But I would like clarity on that. You can't put a hand on the child's head. You need a doctor to see. The child should have been taken immediately. And I think there was a closer hospital which was better equipped. So there are a lot of questions, and I think it will be very easy to understand and pin the responsibility. There are too many grey areas. The police need to get involved. Yadav ji, आप बताइए, जो headache थी, 2 घंटे की headache थी, 1 घंटे की headache थी, स्कूल ने इंसिस्ट किया कि उनके प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद ही उनको अस्पताल लेके जाएंगे? मैम सारी फोटोग्राफ दिखा रही है, गजल रो रही है पीछे बैठी, और फोटो सेशन हो रहा है। सीसीटीवी दिखा रहा है कि वो अपने डायरेक्टर के पास खड़ी है, उसके डायरेक्टर सिर पे हाथ लगाती है उसको, उसके बाद एक आदमी आता है, उसको कुछ बोलता है, फिर वो बिठा लिया जाता है। उसके बावजूद भी उसको अकेले भेज दिया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि उसको जो फैक्ट ये है कि गजल को चोट लगी सिर में। गजल को स्वेलिंग कहां से आई उसके राइट साइड होठ के नीचे, यहां पर कैसे स्वेलिंग आई, उसका जवाब कोई नहीं देता है। स्कूल बोलता है उसको चोट नहीं लगी। मेरे को पता है, सबको पता है, हमारी इन्वेस्टिगेशन पता है कि उसको चोट लगी है, वो गिरी है। गिरने की वजह से मैं मेडिकली प्रूव करता हूं, गजल को गिरने की वजह से कहीं क्लॉटिंग हुई है थोड़ी बहुत। उसके बाद जब वो नॉर्मल हुई है, उसको नॉर्मल लाने के बाद दोबारा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में इन्वॉल्व किया गया है। वहां पे 1 घंटा उन्होंने एक्सरसाइज कराई है। उस एक्सर्शन के कारण वो ब्लड जहां पे उसको क्लॉट हुआ है, वहां पे उसको पेन स्टार्ट होना शुरू हो गया है, और वो पेन उसने क्लेम किया है टाइमली कि मुझे सिर में दर्द हो रहा है। उसने अपने साथ वाले बच्चे को बोला है कि मुझे सिर में दर्द हो रहा है। उस बच्चे ने उसके कराटे टीचर को बोला है सर गजल को दर्द हो रहा है, बट उन्होंने साइड बाय साइड ध्यान नहीं दिया क्योंकि उनके लिए फोटो सेशन जरूरी था। उसके बाद ठीक 12:38 पे उसको क्लास में अकेला भेज दिया गया है। ठीक 12:44 पे उसकी क्लास टीचर लेके गई है उसको, उसका जो सीसीटीवी का कवरेज है उस एरिया से बाहर, उनका बाहर एक अपना ऑफिस है जो कभी वो उनका मेडिकल रूम बन जाता है, कभी वहां पे वो एडमिन रूम बन जाता है, कभी स्टाफ रूम बन जाता है, वहां लेके गई है। वहां ले जाने के बाद उन्होंने उसको पेन किलर दिए है। मैम पेन किलर है जो वो रिएक्ट करती है पेन रिलीफ करने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती है। वो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ी है, उसको इंटरनल ब्लीडिंग हुई है, और वो इंटरनल ब्लीडिंग इतनी एक्सेसिव थी जो उनसे बर्दाश्त नहीं हुई, वो गजल बर्दाश्त नहीं कर पाई एंड वो अपने प्राण छोड़ गई। उसके बाद उन्होंने देखा फंस गया है, गजल को धोया है, गजल का कोट उन्होंने छुपाया है। गजल को धोने के बाद उसको वो फिर उन्होंने हॉस्पिटल के लिए रश किया है। मैम 25 मिनट इज मोर एनफ टू सेव एनीबडी। यादव जी आपने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज किया है, आप पुलिस के पास गए? मैम पुलिस में रिपोर्ट दर्ज किया है। पुलिस अगर एक साइकिल चोरी हो जाती है ना और कोई बोल देता है इसने मेरी साइकिल चुराई, एक साइकिल चोर को उसकी बेल्ट से पकड़कर थाने में ले जाती है, 2 थप्पड़ मारती है और पूछती है साइकिल और कितनी चुराई है तूने। एक बच्ची की जान चली गई स्कूल के अंदर, अभी तक किसी से ये नहीं पूछा गया कि उसके साथ हुआ क्या सीक्वेंस रही है, जो सीसीटीवी कैमरा के अंदर है उससे पहले क्या हुआ है, जो सीसीटीवी कैमरा के बाहर है उसके बाद क्या हुआ है। कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। इलेक्शन जरूरी है यहाँ पे गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि इलेक्शन
से पैसा आएगा, किसी बच्चे की जान थोड़ी ना बचेगी। स्कूल अपनी मनमानी करता रहे, आज गजल गई है, कल कोई दूसरी गजल होगी। आज गजल का पापा लालचंद यादव रो रहा है, सविता यादव रो रही है, कल किसी और के माँ बाप बैठ के रो रहे होंगे। स्कूल को थोड़ी ना फर्क पड़ता है, उनके लिए तो मजाक है। वो स्टेटमेंट देते हैं हंसते हुए, जैसे उन्होंने मेरी बेटी का दहेज देना हो, बच्ची मर गई तो उनका दहेज का पैसा बच गया। इस तरह की चीजें। अच्छा, सबसे बड़ी बात है, चलो मान लिया नेग्लिजेंस है, अगर गजल गिर के उसको सिर में दर्द हुआ, चोट लगी, क्या जरूरत थी उसका कोट बदल के मुझे देने की? क्या जरूरत है? उसकी टीचर बोलती है सविता को कि गजल ने ये गोल्ड मेडल और शील्ड दिया और बोला मम्मा को दे देना। उसकी टीचर को पता कि गजल की आखिरी सांस है? उसकी टीचर को यह पता है उसका बच्चा सुबह स्कूल जा रहा है, शाम को घर आएगा कि नहीं आएगा? और मेरे को ऐसे बोले जाता है कि सर आप प्लीज, अब बच्चे को ले जाना है तो आपको एप्लीकेशन साइन करनी पड़ेगी। मुझे क्या पता क्या साइन करा रहे हैं मेरे से। और जिस अस्पताल ने, यादव जी, जिस अस्पताल ने बच्चे की एडमिशन ही नहीं की हो, तो उनकी मतलब पेपर, कौन से पेपर साइन करा रहे थे? उनकी अस्पताल के रिलीज की तरफ से उन्होंने ये कहा कि एडमिशन करने के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं था, तो फिर पेपर क्यों साइन कर रहे थे? क्योंकि एडमिशन ही की नहीं, तो फिर डिस्चार्ज या बॉडी की डिस्चार्ज क्यों कर रहे थे वो लोग? दीपा, यू I have about a minute left. Deepa, very quickly, bring me one more voice of parents who are with you. That's a very important point you have raised about the signature and the admission. I would like Abhishek sir to talk about it. You were talking about the admission in the hospital. Please go ahead. All right. See, this entire process is suspicious in itself. The child is brought to hospital. She's there for almost 20-25 minutes. Once when the father reaches hospital, he is told that she was brought dead. But then, on the second hand, I mean, when now they are issuing a statement saying that she took her last gasp in hospital. What is correct? What is right? Did they have time to work on it? If they had actually, they said they declared code blue or something, which means they had to put her in, and there had to be an official paper of admitting her, and there had to be an official paper of releasing her. None of them are existent. What is happening? And the way ahead as well. And the way ahead, I mean, very, very bluntly, what is happening from now onwards is that we are not going to lose track of this. We are going to keep at it. We will be supporting Mr. Yadav and many more Mr. Yadavs whose children are studying in such kind of schools. We would keep at it. We would keep fighting. We need justice for Ghazal, and we'll have justice for Ghazal. Thank you. Well, that is well said, Deepa. And for the rest of the parents and the Yadavs, we stand with you here on Magic Breaks Now. We will speak to the police, we will speak to the government, we will take it up with every authority, every child rights authority within the government until there is justice, until an inquiry has been ordered, and until we get a full inquiry on what happened to Ghazal Yadav and why that sweet 8-year-old child who went to school did not come back to her parents. This sort of negligence affects us all of us who send our children to school every day. We cannot stand by and allow this to happen. This is a fight for each and every one of us, for every parent in this country. We stand with the Yadavs tonight because we understand their pain, and we will fight their fight until there is justice. Thanks for watching. You can watch live TV on our website mpnow.in. Find us on Facebook at facebook.com/magicbricksnow. And don't forget to click the like button. You can also follow us on Twitter at magicbricksnow. To stay updated with all our programming, hit the subscribe button on our YouTube channel by logging on to youtube.com/magicbricksnow.